दोस्तों, रूस यूक्रेन वार ने न सिर्फ दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी को तबाह किया, बल्कि इससे पूरा यूरोप इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। रशिया जो दोबारा सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा था, वो अगले 3-4 डिकेड्स तक इस वार की लॉसेस को गिनता रहेगा। एक एस्टिमेट में बताया गया है कि रशिया यूक्रेन में 50 मिलियन से 2 बिलियन पर डे जाया कर रहा है और इसके ऑलमोस्ट 90% एक्सपोर्ट्स रुकी हुई है। ऑयल जो रशियन जीडीपी के बैकबोन था, यूरोप में कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं, लेकिन इसमें दुनिया का एक ऐसा कंट्री भी है जो इस वार को बखूबी एंजॉय कर रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान पाए जाने वाला कंट्री कतर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कतर कैसी दुनिया का रिचेस्ट कंट्री बनने जा रहा है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कतर मिडिल ईस्ट का रिचेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, जिसे आज मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का पीसफुल कंट्री माना जाता है। शायद यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में इसकी एग्जिस्टेंस किसी से बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन कतर शुरू से इतना अमीर नहीं था। बात है 1766, जब बहरीन से चंद लोगों का ग्रुप कतर की सिटी अल जुबारा में रहने लगा और वक्त के साथ साथ इन लोगों की तादाद बढ़ती गई। कहा जाता है कि ये लोग तादाद में कम लेकिन ताकत में बहुत ज्यादा थे और इनकी कुवैत के साथ हमेशा जंग होती रहती। वक्त गुजरता गया और बात है 1867 की, जब ये लोग कतर पर कब्जा करने के ख्वाब देखने लगे। उस वक्त कतर पर शेख्स की हुकूमत थी, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इन लोगों का मुकाबला कर सकते और उन्हें इन लोगों की तरफ से काफी थ्रेट्स भी मिलते रहते। लेकिन उनसे पहले ही ऑटोमन एम्पायर ने कतर पर हमला करके इस पर कब्जा जमा लिया। ऑटोमन एम्पायर ने कतर पर करीबन 45 साल की हुकूमत की, लेकिन वक्त के साथ ऑटोमन एम्पायर का होल्ड कतर पर कम होने लगा। बात है 1913 की, जब ऑटोमन एम्पायर खुद लड़खड़ा रही थी। इसी वजह से कतर को आजादी मिल गई, लेकिन उस वक्त कतर की इतनी बदतरीन हालत थी कि लोग भूख से मरने लग गए। जुलाई 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और कतर पर यह खतरा फिर से मंडलाने लग गया कि कोई इस पर कब्जा कर लेगा। इसलिए उन्हें ऐसी मजबूत सहारे की जरूरत पड़ने लगी जो उसे मजीद तबाही से बचा सके। और यहाँ पर एंट्री होती है फ्रांस की, जो उस वक्त का सुपर पावर था। कतर ने फ्रांस के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसमें कतर ने इतनी मुश्किल फैसले किए जो दुनिया का कोई भी कंट्री चाह कर भी नहीं करता। इस ट्रीटी के मुताबिक कतर ने अगले 55 साल तक अपना सारा कंट्रोल फ्रांस को दे दिया और इधर कतर में ऑयल दरियाफ्त हो या नेचुरल गैस, इनमें से फ्रांस का भी इक्वल शेयर होगा। बदले में फ्रांस कतर पर होने वाले हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। इस तरह कतर ने अपने स्टेबिलिटी के लिए फ्रीडम को दांव पर लगाया। पहली जंग अजीम के बाद ही कतर में क्रूड ऑयल की तलाश जारी हो गई, लेकिन 1940 में पहली बार उन्होंने ऑयल को अपनी कंट्री में डिस्कवर किया और देखते ही देखते 1956 तक कतर दुनिया का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर बन गया और वहीं से कतर के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। लोगों को अच्छी जॉब्स मिलने लगी, कंट्री की जीडीपी ग्रो होने लगी और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर होने लगा। 1971 में कतर ने फ्रांस की शेल कंपनी के साथ मिलकर नेचुरल गैस डिस्कवर किया, जिसका एग्जैक्ट फिगर 870 क्यूबिक ट्रिलियन फीट था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया में इतने बड़े गैस रिजर्व किसी कंट्री में नहीं मिले। इसी वजह से कतर पूरी दुनिया का 20% गैस प्रोड्यूस करता है। 2021 तक रशिया दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था और वो पूरी यूरोप को गैस सप्लाई करता था। लेकिन पुतिन ने इसी और कॉन्फिडेंस में आकर यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इस अटैक को देखकर वो कंट्रीज जो यूक्रेन की तबाही पर आंसू बहा रहे थे, पहले तो उन्होंने रशिया से अपनी ट्रेडिंग कट की, लेकिन बात तब बिगड़ी जब यूरोप यूनियन, नेटो और अमेरिका के बार बार इसरार के बावजूद रशिया ने अपनी फोर्सेस यूक्रेन से वापस ना बुलाई, तो यूरोप ने अपनी पावर दिखाई और रशिया से तमाम तरह की ट्रेडिंग कट कर दी। आप एक बात तो जानते होंगे कि यूरोप टेक्नोलॉजी की दौड़ में बहुत आगे है और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ऑलमोस्ट 90% यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए गैस को यूज करती है, लेकिन गैस की कमी की वजह से गवर्नमेंट पर एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडलाने लगा। दूसरा, यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज में सर्दी बहुत पड़ती है, इसीलिए उन लोगों को दिन रात हीटर की जरूरत पड़ती है। आप ये तो जानते होंगे कि हीटर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, लेकिन गोरे सिर्फ 10 मिनट की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए जरूरत ऐसी अल्टरनेट कंट्री की थी जो पूरे यूरोप की गैस रिक्वायरमेंट को पूरा करता और इस गैस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का जिम्मा कतर ने उठाया। आपको ये बता दें कि कतर के पास इतनी गैस है कि वो कई सदियों तक पूरी दुनिया को गैस सप्लाई कर सकता है। उस वक्त कतर साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना
और इटली को गैस एक्सपोर्ट करता था। लेकिन तमीम बिन हमीद जो कि कतर की रूलर है, वो इस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने $10 बिलियन इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर दिए और प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी। कहीं न कहीं ये बात तमीम की माइंड में थी कि इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन कतर की बहुत बड़ी सक्सेस होगी और इस प्रोजेक्ट से कतर इतना बड़ा ब्रांड बनेगा जिसकी चर्चे पूरी दुनिया में होंगे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कतर से गैस खरीदने वाले कंट्रीज की हौसला अफजाई की। इसी तरह एक एक करके तमाम यूरोपियन कंट्रीज कतर की तरफ डाइवर्ट हो गई। कतर ने एक समझदारी की कि जिस कंट्री को गैस एक्सपोर्ट की उससे कम से कम 10 साल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर रशिया अब वार खत्म भी कर दे तब भी वो पास एक्सपोर्ट तक नहीं पहुंच सकता। आज कतर की जीडीपी $180 बिलियन है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक इस प्रोजेक्ट की वजह से कतर की जीडीपी 500 बिलियन से भी बढ़ जाएगी। लेकिन कतर इससे आने वाले प्रॉफिट को अपने पास रखने की बजाय उसे इन्वेस्ट कर रहा है। कतर इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑयल और गैस से आने वाली रकम को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और उनके शेयर्स परचेज करती है। इसी वजह से कतर में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 1% है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो को आपने बखूबी एंजॉय किया होगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विजिट करें।